नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। पेपर सॉल्यूशन वीडियो के क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीएस का सेट नंबर 21। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर है इसमें सिपकिला। इसके अलावा कुछ दर्रे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। JNK के प्रमुख दर्रे हैं बनिहाल, बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला। इसके अलावा एक दर्रा और है यहाँ पर काराकोरम। ध्यान रखना, अगर काराकोरम दर्रा आता है तो ये आपको किस किस को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। इसी के जगह पर, इसकी जगह पर अगर पूछा जाए कि काराकोरम राजमार्ग किस किस को जोड़ता है, तो काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है आपको चाइना से पाकिस्तान को। अगला आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे। यहाँ पर हो गया आपका सिपकिला, बाड़ा लाचला और रोहतांग। ये अरुणाचल हो गया आपका, अरुणाचल में बोमडिला हो गया, डिफू हो गया, यांग्याप हो गया। और सिक्किम के हैं आपके कौन से, नाथुला और जेलेपला। कुछ और क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखो, जो जोजिला है यहां से कौन सी नदी आती है, सिंधु। जो सिपकिला है यहां से कौन सी आती है, सतलज। और आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको पता होगा जो यांग्याप दर्रा यहां से कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन नदियां क्या है, भारत में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को सामान्य बोलचाल में किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो एक्ट है ये सामान्य बोलचाल में इसको बोला जाता है रोलेट एक्ट। आपको पता है 1919 में ये जो एक्ट हुआ था ये पारित हुआ था, रोलेट एक्ट 1919 को। इस एक्ट के तहत क्या था कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को अगर कोई विद्रोह करने का कोई संदिग्ध पाया जाता है विद्रोह करने के लिए, तो उसको क्या करें, सीधे सीधे गिरफ्तार किया जाएगा, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील। उस पर क्या चलेगा, मुकदमा चलेगा। और ध्यान रखना है इसमें जो न्यूनतम जो सजा थी वो थी कितनी, 2 वर्ष की। ये जो एक्ट है रोलेट एक्ट, इसको गांधी जी ने क्या कहा, यहाँ पर काला कानून कहा। और इसी कानून के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन हुआ था आपका जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग जो घटना घटित हुई वो उसका जो मूल कारण था वो कहीं ना कहीं आपका रोलेट एक्ट ही था। सेकंड आता है पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 में पास हुआ। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन थर्ड है इल्बर्ट बिल। ये इल्बर्ट बिल रिपन के समय आया 1883 में। इसमें क्या था कि भारतीय वकीलों को जो यूरोपीय व्यक्ति थे, यूरोपीय नागरिक थे, उनके मामलों में सुनवाई करने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसको विरोध किया गया यूरोपियों द्वारा कि जो भारतीय जो वकील हैं वो यूरोपियों की सुनवाई आपकी नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारा आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसको लाया गया। और लॉर्ड रिपन ने इसको जो है 1882 में क्या किया, रद्द कर दिया। अब देखो आपको याद कैसे करना है, ला से हो गया लिटन, ला से लाया, रा से हो गया आपका रिपन, रा से रद्द। तो लिटन इसको लाया, रिपन ने क्या किया, इसको रद्द किया। कई बार आपका गवर्नर ही पूछे जाते हैं यहाँ पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का जो विचार था वो किसका था, महात्मा गांधी का था। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस लिए हुई थी, कि भारत को आजाद कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है, अब इसको यहीं पर क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन किस वर्ष हुआ। जो अपेक का गठन हुआ था वो हुआ था 1989 में, 1989। और गठन हुआ इसका कहां, कैनबरा में। प्रशांत तट के जो 21 देश है वो इसके सदस्य हैं यहाँ पर। और इसका जो मुख्यालय वो है सिंगापुर में। अपेक का जो मुख्यालय वो कहां है आपका, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। जो विरूपाक्ष मंदिर वो हम्पी में है आपका, हम्पी आपका कर्नाटक में है। तो इसको कृष्णदेवराय, जो विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा आपके ऑप्शन में है मदुरै। तो मदुरै में आपको पता है मीनाक्षी मंदिर है, जिसको पांड्य शासकों ने 17वीं शताब्दी में क्या किया था, जिसका निर्माण किया था। ऑप्शन फोर्थ आपका श्रवण बेलगोला है। श्रवण बेलगोला आपका कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। और श्रवण बेलगोला में एक उत्सव होता है प्रत्येक 12 साल के अंतराल में, महामस्तकाभिषेक,
महामस्तकाभिषेक। तो जो महामस्तकाभिषेक है यहाँ पर वो होता है भगवान बाहुबली। बाहुबली कौन थे? जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र थे बाहुबली। तो इनकी मूर्ति का यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में अनावरण किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? महामस्तकाभिषेक। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ध्यान रखना, जो यात्रियों का राजकुमार था वो था आपका कौन? ह्वेनसांग। इसको नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, और हाँ इसको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि। इसके बाद आपका ऑप्शन था यहाँ पर इब्न बतूता। ये एमबीटी के कार्यकाल में आता है 1333 के आसपास, और इसकी जो रचना है वो कौन सी है? रहला। निकोलो कॉन्टी आता है आपका विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के दरबार में, देवराय प्रथम। तो मार्को पोलो जो है ये इसका आंसर भी यही है, मार्को पोलो। और ये आया था आपका पांड्या साम्राज्य में आया था, वहां पर रुद्रम्बा देवी, रुद्रम्बा देवी वहां पर शासन कर रही थी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7, नंदवंश के किस शासक को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की? तो जो नंदवंश का जो अंतिम शासक हुआ था आपका कौन सा? घनानंद। ऑप्शन में जो महापद्मनंद दिया हुआ है, तो महापद्मनंद ने क्या किया था? इस नंदवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सप्त पेगोड़ा रथ मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया? तो जो सप्त पेगोड़ा मंदिर बनाए हैं, ये बनवाए हैं किसने? पल्लव शासकों ने बनवाए हैं। ऑप्शन हमारे पास दूसरा है चंदेल, चोल और सातवाहन। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार। जो खजुराहो मंदिर समूह है, खजुराहो का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने किया था। ऐसे ही हमारे पास बृहदेश्वर मंदिर आता है तंजौर का, बृहदेश्वर मंदिर, ये बनाया था आपका चोल शासकों ने, राजा राज प्रथम का नाम यहाँ पर मिलता है। और आपका जो सातवाहन का एक नरेश था कृष्ण प्रथम, उन्होंने कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किया था किसने? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम किस वंश का था? सातवाहन का। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, किस सल्तनत कालीन शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो आंसर इसका आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सेकंड है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक। तो देखो एक उपाधि मिलती है मध्यकाल में, गाजी, गाजी की उपाधि। 3 शासक थे जिन्होंने गाजी की उपाधि दी। जो प्रथम शासक आते हैं वो है कौन से? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अब यहां पर एक बहलोल लोधी है, लेकिन यहां से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला आता है हमारा यहां पर बाबर। 3 तो शासक थे। देखो क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं कि प्रथम शासक कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की? तो प्रथम शासक था आपका कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था। दूसरा आता है कि बाबर ने किस युद्ध के पश्चात जो है गाजी की उपाधि धारण करी? तो यह था कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। बाबर ने खानवा का युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 10th, मुगल काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के काल में हुआ? तो जो मुगल कला का विकास हुआ था, मुगल कला का स्वर्ण काल या फिर कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको? जहांगीर के शासन काल को। इसके साथ साथ एक आता है कि स्थापत्य का स्वर्ण काल। तो स्थापत्य का स्वर्ण काल था आपका किसके समय? शाहजहां के समय। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो वो था कौन सा? अकबर का काल। और एक और आता है आपके पास, इस वंश के शासकों के कार्यकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो वो कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, निम्न में से किस प्रकार की भूकंपीय तरंगों का विस्तार सर्वाधिक होता है? आंसर इसका धरातलीय तरंगे। जिन लोगों ने कल पेपर जो है सबसे पहले दिया है, तो वो लोग जरा चेक कर लें। उस टेस्ट को जो है फिर से अपलोड कर दिया गया है, कुछ गलतियां उसमें हो गई थी, जैसे 1-2 आंसर उसमें आगे पीछे हो गए थे, तो आप फिर से उनको चेक कर सकते हो या फिर देख लेना उनको। तो यहाँ पर इसका आंसर द्वितीयक तरंगे हो गया था, जबकि इसका आंसर क्या है आपका? धरातलीय तरंगे। तो जो भूकंपीय तरंगे होती है हमारे पास 3 प्रकार के हमारे पास भूकंपीय तरंगे होती हैं। प्राइमरी वेव्स, सेकेंड वेव, मतलब इसको पी तरंग भी बोला जाता है, एस तरंग और एल तरंग। जो पी तरंग होती है वो एक तो क्या होती है? सर्वाधिक तीव्र गति की होती है, और जब सर्वाधिक तीव्र होगी तो सबसे पहले कहां पहुंचेगी? सबसे पहले धरातल पर पहुंचेगी। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि सबसे पहले
भूकंप मापी यंत्र पर जो है सबसे पहले जो तरंगे पहुंचती है वो कौन सी है आपकी प्राइमरी तरंगे। बात करते हैं हम सेकेंडरी की, तो इससे केवल एक क्वेश्चन आता है कि ये जो तरंगे हैं ये केवल ठोस सतह से गमन करती हैं। कई बार भूकंपीय तरंगों से अगर क्वेश्चन बना है सबसे ज्यादा तो वो बना है आपका सेकेंडरी तरंगों या जो द्वितीयक तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, जो केवल किस माध्यम में गमन करती हैं, ठोस माध्यम में। उसके बाद आती है धरातलीय तरंगे, एल तरंगे बोलते हैं इनको। ये क्या है, एक तो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे, और इनका क्या होता है सर्वाधिक विस्तार भी इन्हीं तरंगों का होता है। एक क्वेश्चन और आता है प्राइमरी से कि सेलों का संकुचन व फैलाव किस तरंग के कारण होता है, तो वो भी किसके कारण होगा, आपका पी तरंग या प्राथमिक तरंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इसका आंसर है आपका कौन सा, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली आपका लिपारी द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन सेकंड आपके पास एक कोलिमा है, कोलिमा है आपका मैक्सिको में, और एक आपके पास ऑप्शन है एटना। जो माउंट एटना है वो है आपका कहां, इटली में। सक्रिय ज्वालामुखी हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट है। इसका आंसर था आपका मालाबार। यहाँ पर देखते हैं, माना ये भारत का क्या है, प्राद्वीपीय क्षेत्र है। तो पूर्व में है यहाँ पर आपके 3 तट, एक हो गया आपका यहाँ कन्याकुमारी से और कृष्णा नदी के डेल्टा तक, ये हो गया आपका कौन सा, कोरामंडल तट। दूसरा आता है आपका कृष्णा से आपका गोदावरी तक, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है लेकिन बस आप ध्यान रखना, यहां पर है कौन सा, गोलकुंडा। और गोदावरी का जो डेल्टा बनता है वहां से ऊपर की ओर कौन सा है, उत्तरी सरकार। ऐसे ही हम पश्चिम की ओर आते हैं तो गुजरात से यहां पर आपका गोवा, गोवा तक हो गया कौन सा, कोंकण का तट। गोवा से मंगलुरु, मंगलुरु तक हो गया कौन सा, कन्नड़े कनारी का तट। और उसके बाद आता है आपका लास्ट में मंगलुरु से कहां तक, कन्याकुमारी तक। तो कौन सा हो गया, मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इसमें थोड़ा टाइपिंग जो है थोड़ा गलती हो रखी है कि ये राज्य लोकसभा नहीं क्या होगा, राज्य विधानसभा चुनाव होगा, किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। तो इसका आंसर सही है खैर, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हो गया था। जो राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं वो भी किसके द्वारा करवाए जाते हैं, आपके केंद्रीय जो चुनाव आयोग होता है। जो राज्य का जो चुनाव आयोग होगा वो केवल किसके कराएगा, जो स्थानीय निकाय है हमारे पास, ग्राम पंचायत हो गया, नगर निकाय हो गया, इनका चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य चुनाव आयोग की। बाकी जो राज्य विधान मंडल है, विधानसभा है, उसका चुनाव कौन करवाएगा, आपका केंद्रीय चुनाव आयोग। यहाँ पर आपका परिसीमन आयोग है। पिछले एक पेपर में डिस्कस हुआ था कि भारत का जो पहला परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1952 में हुआ था। तो परिसीमन आयोग का काम क्या होता है, परिसीमन आयोग का काम होता है कि लोकसभा सीटों का या विधानसभा सीटों का परिसीमन कर जनसंख्या के आधार पर उनको घटाना या बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये लिया गया आपका अमेरिका से। पहले बात करते हैं अमेरिका की ही। तो अमेरिका से ये सारी चीजें ली गई, आपका मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया और वित्तीय आपातकाल हो गया। इसके अलावा हमारे ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, एक तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, दूसरा समवर्ती सूची ली गई है, और तीसरा क्या लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार यहाँ पर लिया गया। बात करें अगर ऑप्शन अगला है हमारे पास आयरलैंड। आयरलैंड की अगर बात करें तो वहां से आपके डीपीएसपी लिए गए हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल लिया गया है। कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में, एक तो आपका लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए, और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरी चीज यहाँ से आयरलैंड से ली गई है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो कौन करता है, राष्ट्रपति, विशेष क्षेत्र से उनका मनोनयन किया जाएगा। तो वो कहां से लिया गया, आपका आयरलैंड से। तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है कनाडा। तो कनाडा से जो चीजें ली गई हैं वो आपका संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, पहले भी डिस्कस हो चुका है अवशिष्ट जो शक्तियां हैं हमारे पास। और तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र व राज्यों में शक्ति का विभाजन।
यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, जो केंद्र राज्य संबंध है वो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से, और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन लिया गया कहां से, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम को प्रतिषेध करता है। तो यह आपका आंसर है, आपका आर्टिकल जो है 23। 4 आर्टिकल हमारे पास ऑप्शन में है। आर्टिकल 21, इसमें क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। दूसरा यहाँ पर एक 21 का ए जोड़ा गया है, उसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वो जो ये जो होगा ये उनका क्या होगा, मूल अधिकार होगा। दूसरा आते हैं आर्टिकल 22 पे। 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण कैसे दिया जाएगा, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तारी का कारण आपको, मतलब पुलिस को क्या होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर निकटवर्ती मजिस्ट्रेट, निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के सामने उसको क्या करना होगा, उपस्थित करना होगा। तीसरी चीज यहाँ पर आती है कि उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो क्या करे, अपना मनपसंद वकील चुने। आर्टिकल 23 आता है हमारे पास, इसमें 3 शब्द आते हैं, दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगारी। एक हो गया दुर्व्यापार, एक हो गया बलात्श्रम, बिना इच्छा के कार्य करवाना। तीसरा हो गया बेगारी, कि बिना पारिश्रमिक दिए। तीसरा हो गया बेगारी, कि बिना वेतन दिए कार्य करवाना। आर्टिकल 24 है हमारे पास, इसमें 14 वर्ष से कम के बच्चों में बाल श्रम को निषेध करना। मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि बाल श्रम को निषेध किया गया आर्टिकल 24 के तहत, कि जो 14 वर्ष से कम जो बच्चे होंगे उनको खतरनाक कामों में जो है नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन नियतिवाद पर विश्वास करता है। तो नियतिवाद पर जो विश्वास करता है वो आपके पास कौन सा, आजीवक दर्शन। ऑप्शन सेकंड था इसमें। यहाँ पर कुछ दर्शन है आपके पास, लोकायतन। जो लोकायतन हो गया उसको चारवाक दर्शन भी बोला जाता है, और इसके संस्थापक भी कौन थे, चारवाक। ऑप्शन में आपका जो आंसर था आजीवक, इसके थे मक्खिलपुत्र गोसाल, इसके संस्थापक थे गोसाल। सांख्य के थे कौन, आपको पता है, कपिल। वैशेषिक के थे कौन, कणाद। आपका योग दर्शन आता है पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम, ऋषि गौतम। पूर्व मीमांसा के थे आपके कौन, जैमिनी। और आपके पास आता उत्तर मीमांसा, तो कौन थे इसके, बादरायण। ये कुछ दर्शन है यहाँ पर, इनके संस्थापक आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस क्रांति का नारा था। यह था आपका अमेरिकी क्रांति का नारा था। 1775 से 1783 के बीच ये क्रांति होती है। दिसंबर 1773 को एक घटना होती है, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी, और यहीं से क्या होती है, अमेरिका में स्वतंत्रता की मांग क्या होती है, शुरू होती है। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत यहीं से शुरू मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं हमारे पास, हीरा व्यापार हेतु प्रसिद्ध एंटवर्प नगर कहाँ स्थित है। तो जो एंटवर्प है वो है आपका बेल्जियम में। एंटवर्प हीरे के लिए क्या है, प्रसिद्ध नगर है हीरा व्यापार के लिए। तो ये आपका कहाँ, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, घाटी समीर तथा पर्वत समीर किस प्रकार की पवन का उदाहरण है। जो ये घाटी समीर और पर्वत समीर हैं, या फिर आप कहें कि जो समुद्री पवन हैं या फिर स्थलीय पवन हैं, ये सब किसका उदाहरण है, आपके मौसमी पवनों का। कैसे है मौसम का, क्योंकि किसी विशेष मौसम में या फिर विशेष समय में क्या करते हैं, चलती हैं। माना हमारे पास ही कोई पर्वत शिखर हो गया, ठीक है, सुबह से सूर्योदय होता है, तो इसकी पहली किरण कहाँ आएगी, घाटी में कि पर्वत में। पहले पर्वत पर जाएगी, है ना, किरणें इसकी सुबह सुबह कहाँ जाएंगी, पर्वत पर जाएगी। पर्वत पर क्या हो गया, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो जो वायु होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। अब गर्म होने के साथ साथ ये क्या होगी, हल्की होगी। अब जब ये वायु हल्की होगी तो ये क्या करती है, ऊपर उठ जाती है। ऊपर जब वायु उठ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो वहां पर घनत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। अब क्या होता है, इसकी अपेक्षा जो वायु का घनत्व है यहाँ पर क्या है, अधिक है।
अब हम जानते हैं कि जो वायु प्रवाहित होती है वो कहां से होती है, अधिक से कम घनत्व की ओर, है ना। तो अधिक से कम दाब की ओर जब वायु प्रवाहित होती है तो इसको बोलते हैं घाटी से पर्वत की ओर बह रही है तो घाटी समीर। ऐसे ही इसका अपोजिट जब होता है शाम को, जो चीज जल्दी गर्म हुई वो जल्दी ठंडी भी होगी, है ना। तो इसका विपरीत कंडीशन बनती है कब, शाम को या रात को। तो रात को उसको क्या बोलते हैं, पर्वत समीर, क्योंकि वो पर्वत से आपकी घाटी की ओर बहती है। इसी प्रकार दो प्रकार की पवनें और आती है हमारे पास, स्थलीय समीर या समुद्री समीर। होता क्या है, फिर से दिन होगा, किरणें पड़ेंगी, किरणें हर जगह आएंगी, ठीक है। तो देखो पानी की तुलना में स्थल भाग क्या होगा, जल्दी गर्म होगा, फिर से यहाँ पर गर्म होगा तो वायु क्या होगी, हल्की होगी, और यहाँ की वायु हल्की होगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी। अब यहाँ की अपेक्षा मतलब समुद्र की अपेक्षा स्थल भाग में क्या है, वायु का दाब कम है। अब वायु का दाब यहाँ पे कम है, यहाँ पर अधिक है, तो कहां से कहां बहेगी, यहाँ पर। तो दिन में जो वायु बहती वो समुद्र से बहती कहां, स्थल की ओर, यानी वो समुद्री समीर कहलाती है। इसी के विपरीत दशाएं कहां बनती है, रात्रि में बनती है, क्योंकि जो चीज क्या होगी, जो भाग जल्दी गर्म होगा वो जल्दी क्या होगा, ठंडा भी होगा, उसकी अपेक्षा दूसरा भाग गर्म रहेगा तो वहां पर क्या वायु दाब कम रहेगा, तो दूसरी ओर से यहाँ से वायु कहाँ जाएगी, समुद्र की ओर जाएगी। और देखो जहां से जाएगी उसी के नाम से कही जाएगी, स्थल भाग से जाएगी तो स्थलीय समीर, समुद्री भाग से आएगी तो समुद्री समीर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नाट्य है। तो जो यक्षगान है वो है आपका कर्नाटक का। कर्नाटक में कंबाला सुना होगा आप लोगों ने, कंबाला जो भैंसा दौड़ होती है वहां पर, कहां पर, कर्नाटक में। एक तमिलनाडु में आता है ऐसे ही पशुओं से संबंधित, जलीकट्टू। दूसरा यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आपका ओणम और पोंगल, काफी सारा कंफ्यूज है। तो याद कैसे करना है आपको, ओके पी टी, ओ से हो गया ओणम, के से केरल, पी से पोंगल, टी से तमिलनाडु। तो ओणम हो गया आपका कहां, केरल में, पोंगल कहां हो गया, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास कि अंडमान निकोबार किस न्यायालय के, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है, अधिकारिता क्षेत्र में आता है। तो आपका आंसर यहाँ पर कोलकाता। कोलकाता में एक तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, अंडमान निकोबार। कुछ यहाँ पर संयुक्त न्यायालय आते हैं। इससे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमारा अभी एक और न्यायालय बन गया है, तो कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। मुंबई हमारे यहाँ पर कुछ जो है संयुक्त न्यायालय है। अब संयुक्त न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 231 जो आर्टिकल है वो कहता है कि कोई एक न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो कार्यभार है वो देख सकता है। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक न्यायालय, एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। ऐसे यहाँ पर कुछ संयुक्त उच्च न्यायालय है हमारे पास। मुंबई में हो गया एक तो महाराष्ट्र का, एक हो गया गोवा का, एक हो गया यहाँ पर दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली और दमन दीव। ध्यान रखना पहले ये हमारे पास क्या थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी हाल ही में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, नाम इनका दोनों का एक साथ लिया जाएगा। मतलब दोनों जो नाम थे दोनों के वो एक साथ मर्ज होगा और इन दोनों को क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया। उसके बाद आता गुवाहाटी। गुवाहाटी में आपका कौन सा, अरुणाचल, असम, नागालैंड और मिजोरम। इसके बाद मद्रास आता है आपका। मद्रास हो गया आपका किसका, एक तो हो गया तमिलनाडु का और दूसरा हो गया आपका किसका, पुदुचेरी या पांडिचेरी। एर्नाकुलम आता है। एर्नाकुलम एक तो हो गया किसका, केरल का, एक हो गया लक्षद्वीप का। अगला आता है हमारे पास चंडीगढ़। एक तो ये चंडीगढ़ का ही है, एक है ये पंजाब का और तीसरा किसका है, हरियाणा का। तो ये आप ध्यान रखना, एक आपका क्वेश्चन में ही है। जो कोलकाता उच्च न्यायालय है वो किसका है, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का। क्वेश्चन अगला है हमारे पास 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक शैली मंदिर निर्माण से संबंधित है। तो जो इसमें ऑप्शन में है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4
और जो बेहतर शैली वो है मंदिर निर्माण की। पहले बात करते हैं मंदिर निर्माण की शैली का। मंदिर निर्माण की जो शैली है, ध्यान रखना, एक तो हो गया आपका कौन, नागर शैली, जो कहाँ है आपका उत्तर भारत में। दूसरा आपका आता बेसर, बेसर हो गया आपका कहाँ, मध्य भारत में। और एक हो गया आपका द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली कहाँ है आपका, दक्षिण भारत में। और एक शैली आती है आपकी कौन सी, पंचायतन, ये जो है सबसे प्राचीन है। जो सबसे प्राचीन मंदिर निर्माण की शैली आएगी वो कौन है आपकी, पंचायतन। इसमें क्या होता है, एक मुख्य मंदिर तो बीच में होता है, उसके चारों ओर जो है 4 छोटे छोटे मंदिर भी स्थापित होते थे। अब ध्यान रखना, उत्तर भारत में हो गया नागर, दक्षिण में हो गया द्रविड़, इन दोनों का मिश्रण है कौन सी, बेसर। कभी कभार आता है कि बेसर शैली, जो बेसर मंदिर निर्माण की जो बेसर शैली है, उसमें किस किस का जो है मिश्रण पाया जाता है या किस किस के गुण पाए जाते हैं, तो किसका है आपका, नागर का भी और द्रविड़ का भी। दूसरी बात करते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला की आपकी जो ऑप्शन में है, अमरावती हो गया, मथुरा हो गया। मथुरा में सबसे पहले मूर्ति किसकी मिलती है, भगवान बुद्ध की। मथुरा शैली की प्रथम मूर्ति किसकी मिलती है, भगवान बुद्ध की। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 24, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य आपका ऑप्शन नंबर सी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब, जो गरीबों में और गरीब है उनकी क्या करना, मदद करना। अब यहां पर ध्यान रखना, अंत्योदय योजना जो कार्यक्रम था 1977-78 में, ये पिछले एक पेपर में हो चुका है, अंत्योदय योजना कार्यक्रम। एक आता है अंत्योदय अन्न योजना 2000, और एक दीनदयाल अंत्योदय योजना आएगी, तो 14 में इस योजना का प्रारंभ किया गया है। तो इन तीनों को अलग अलग करके आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, ट्राइसेम नामक कार्यक्रम संबंधित है। ट्राइसेम जो कार्यक्रम है वो किसके लिए, ग्रामीण युवकों के लिए, ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार के लिए शुरू किया गया था। ट्राइसेम शुरू किया था 1979 में। ध्यान रखना, एक और आता है ड्वाकरा। ड्वाकरा था 1982 में, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से निमोनिया रोग होता है। तो ये आप सबको पता है, आयरन। आयरन मतलब लोहे की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो क्या हो जाता है, निमोनिया रोग हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27, जैव विकास से संबंधित नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था वो दिया था किसने, डार्विन ने। कुछ ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, जो डार्विन का था वो था कि योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। एक आता है हमारे पास लेमार्क। लेमार्क ने क्या दिया, अंगों की उपार्जता का लक्षण। एक आता है आपके पास, अगला ऑप्शन है आपके पास ह्यूगो डी ब्रिज, इसका आता है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद। अगला ऑप्शन है आपके पास विलियम हार्वे, इसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो सोडियम जो कार्बोनेट है उसको धावन सोडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कैसे याद करना है, सोडियम कार्बोनेट है आपका कौन सा, धावन सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या, खाने का सोडा, या इसी को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब याद कैसे रखना, बाई मतलब खाई। याद करने का अच्छा तरीका है, एक अगर आपको याद हो जाएगा तो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया खाने का सोडा। इसको याद रखना, बाई मतलब खाई, जो बाई है वो खाई है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, अधिक ऊंचाई पर खाना देर से पकने का कारण है। तो जो अधिक ऊंचाई पर खाना देर से पकने का कारण है वो क्या है, वायु दाब में कमी। अब देखो होता क्या है, कैसे ये वायु दाब में कमी होती है और क्यों खाना देर में पकता है। हम देखते हैं कि जब वायु दाब कम होता है, वायु दाब अगर कम होगा तो सीधे सीधे क्वथनांक भी क्या हो जाता है, जल का क्वथनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वथनांक के बॉइलिंग पॉइंट आप सभी लोग जानते हैं, जब क्या होता है कोई
कोई लिक्विड क्या करता है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। अब जब वायुदाब कम होगा तो क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। माना हमें चावल पकाना है, चावल पकाने के लिए कितना चाहिए, हमें 95 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, तापमान चाहिए। अब हमने चावल पका दिया किसी बर्तन पर, हमने क्या करा, पानी में चावल डाल दिए। अब वहां पर वायुदाब कम होने के कारण जो जल का क्वथनांक कितना होता है नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका कहाँ हो गया 90 डिग्री सेल्सियस। अब जल को हमने उबाला, हमने आग जलाई, तो जो जल हो गया वो 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, आपका भाप बनकर उड़ गया। ये जो 90 पे उड़ गया तो ये जल जो है 95 पर गर्म हो ही नहीं पाया। अब जब 95 गर्म नहीं होगा तो चावल पकेंगे, चावल नहीं पकेंगे, क्योंकि चावल के लिए कितना चाहिए था 95, जबकि जल क्या हो गया 90 पर ही उड़ गया। तो इसलिए क्या है कि जब भोजन बनाया जाता है तो गर्म पानी उसमें बार बार मिलाया जाता है। अब जो है धीरे धीरे जो प्रेशर कुकर आ गए हैं, तो प्रेशर कुकर पर खाना जल्दी बनने का कारण भी यही है कि उसमें जो है वायुदाब में वृद्धि होती है, मतलब उसमें वायुदाब क्या होता है, ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, तानसेन का वास्तविक नाम। तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास गदोधर चट्टोपाध्याय, ये था किसका, रामकृष्ण परमहंस का था। सेकंड है हमारे पास नरेंद्र नाथ, ये था विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मूल शंकर, तो मूल शंकर किसका था, दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय वो है द हेग में। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है पेरिस। पेरिस में हम इनको पिछली बार भी देख चुके हैं। यहाँ तो एक इंटरपोल हो गया, इंटरपोल और यूनेस्को। देखो यहाँ पर यूनेस्को यूनिसेफ में काफी कंफ्यूजन होता है, तो जो यूनिसेफ है वो कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में। साथ में आप यूएनओ का देखते हैं, ये भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। मनीला में किसका है, एडीबी, एशियाई विकास बैंक का भी जो मुख्यालय वो कहाँ है आपका, मनीला में। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, तो ध्यान रखना, इन दोनों को आप अपने तरीके से ध्यान रख सकते हो। एक चीज का ध्यान रख सकते हो कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची आपको पता है कि जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, स्थल होते हैं, सांस्कृतिक चीजें होती हैं, उनको यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं उनको कहाँ शामिल किया जाता है, पेरिस फ्रांस में। बाकी दूसरा जो है वो आपका खुद ही याद हो जाएगा। अगला आते हैं 32, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके पास इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका आंसर है आपका कौन सा, कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि कंप्यूटर जो प्रोग्राम है तो वो एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन सी में है आपका पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, वे युक्तियां जिनको सिस्टम पे कनेक्ट न करके भी सिस्टम अपना काम करता है। 33 पे आते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस धातु की बनी होती है। तो ये आपको कई सारे लोगों को पता होगा, सिलिकॉन की बनी होती है। 34 में आते हैं, किसी डाटा की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किस युक्ति की आवश्यकता होती है। तो जब आप किसी सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी करते हो तो किसके माध्यम से करते हो, प्रिंटर के माध्यम से। ध्यान रखना, इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है स्कैनर, स्कैनर आपको क्या करेगा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेगा। 35 पे आते हैं, वह झिलमिलाती रेखा जो उस स्थिति को दर्शाती है जहां पर लिखने का स्थान निश्चित हो। जब माना आप टाइप कर रहे हो तो वहां पर जो कर्सर होता है, जो झिलमिलाहट करता है, वहां पर ब्लिंक करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, सम्मिलन बिंदु। ऑप्शन सेकंड। ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में है कर्सर, तो कर्सर तो वही हो गया ना, माउस जो इधर उधर भागता रहता है ना, तो वो चीज बिल्कुल उससे क्या है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 36 था हमारे पास, किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है ऑप्शन फोर्थ को, जैनुल आबिदीन को। दो प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं, सल्तनत का अकबर, ये हो गया आपका कौन सा, FST, फिरोज शाह तुगलक। लघु अकबर आता है, लघु अकबर बोला गया किसको, दारा शिकोह को। ध्यान रखना, जो दारा शिकोह को बोला था वो किसने बोला था, लैंडफूल ने। अकबर की तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि अकबर ने कई सारे जो है समाज सुधार के कार्य किए थे, समाज सुधारक कार्य किए थे, इन्होंने भी किए, तो इनकी तुलना जो है अकबर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, पर्वतों के आधार पर स्थित पठार कहलाते हैं। तो जो पर्वतों के आधार पर जो पठार स्थित होते हैं उनको बोलते हैं गिरिपदीय पठार। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना से संबंधित है।
पिछले एक वीडियो में डिस्कस हुआ था कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे उनकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 से। पहला बैंक कौन सा था, प्रथमा। अब बात करते हैं समिति की, उससे संबंधित समिति थी कौन, भंडारी समिति। उसके अलावा 3 समितियां आपके पास, खुसरो समिति, ये थी आपकी किससे, कृषि शाख से संबंधित थी। नरसिम्हम समिति आपको पता है किससे थी, बैंकिंग सुधार से थी, बैंकिंग सुधार। अगला आपके पास था महाजन, ये किससे, चीनी उद्योग। जो महाजन समिति थी वो चीनी उद्योग से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है। तो धान की डलिया कहा जाता है किसको, छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 40, टोक्यो नगर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। जो टोक्यो द्वीप है वो है किस पर, होन्शु द्वीप पर। जापान केवल 4 द्वीपों से मिलकर बना है। होन्शु में हो गया कौन सा आपका, टोक्यो। एक आता है आपका क्यूशु, ठीक है। क्यूशु पे हो गया नागासाकी। एक आता है यहां पर आपका शिकोकू। जो शिकोकू द्वीप है सबसे छोटा द्वीप है यहां पर। और आपके पास चौथा द्वीप आपके ऑप्शन में ही था, होकाइडो या होकेडो द्वीप कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, रेड गार्ड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जो रेड गार्ड्स की स्थापना की गई वो की गई किसके द्वारा, गैरीबाल्डी के द्वारा। ध्यान रखना, एक रेड क्रॉस आता है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी थी, हेनरी ड्यूनेट। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट था। ऑप्शन सेकंड था वेडन पावेल। तो वेडन पावेल ने किसकी स्थापना करी थी, स्काउटिंग की स्थापना करी थी। और विनोबा भावे हैं आपके पास, उन्होंने महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 42 आता है, भारत में द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। द्रुत डाक सेवा का मतलब है स्पीड पोस्ट से। तो स्पीड पोस्ट भारत में हुई थी 1986 से। एक ऑप्शन है आपके पास 1972। यहाँ पर क्या हुआ था, पिन कोड पद्धति शुरू हुई थी। 6 डिजिट होते हैं पिन कोड में, तो पिन कोड पद्धति शुरू हुई थी 1972 से। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम, भारतीय पोस्ट ऑफिस एक्ट, वो कब पारित हुआ था आपका, 1898 में। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, पॉवर्टी एंड फेमाइंस नामक पुस्तक के लेखक। तो पॉवर्टी और फेमाइंस के लेखक थे कौन, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में क्या मिला था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। जो मार्शल है यहाँ पर, मार्शल की भी एक पुस्तक मिलती है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 44 है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये जो सिद्धांत है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था किसने, जेलेंस्की। ऑप्शन सेकंड है आपके पास, जेलेंस्की। कुछ सिद्धांत है यहाँ पर ध्यान रखना। विकास का सिद्धांत 3 तरीके से आता है। विकास का सिद्धांत था दादा भाई नौरोजी का। एक आता है असंतुलित विकास का सिद्धांत, ये था किसका, हर्षमैन का। और एक आता है आपका संतुलित विकास का सिद्धांत, ये था किसका, रेगनर नक्स। रेगनर नक्स का एक और सिद्धांत था गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, ये भी किसका था, रेगनर नक्स का। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सी में है जेएस मिल। तो यहां पर आप नोट कर सकते हो, जेएस मिल का था न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। ऑप्शन 4 है कीन्स। तो कीन्स का क्या था, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो लेडी रतन टाटा वो है आपका किससे, हॉकी से। हॉकी से संबंधित 2 यहाँ पर हो रहे हैं, सुल्तान अजलन शाह मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये है किससे, हॉकी से। ऑप्शन आपके पास एक बैडमिंटन है, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से थॉमस हो गया, ये पुरुष के लिए है। उबेर हो गया किसके लिए, महिला के लिए। और सुधीरमन हो गया। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं, रणजी हो गया, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी हो गया, देवधर हो गया और विजय हजारे ट्रॉफी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो गोपाल हरि देशमुख है, ऑप्शन फर्स्ट, उनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड जयप्रकाश नारायण हो गया, लोकनायक हो गए। और लोकमान्य तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन 4 भी है मदन मोहन मालवीय, इनको क्या बोला जाता है,
महामना मदन मोहन मालवीय। अगला 47 क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन कौन सा था? तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो भारत का पहला स्टेशन था वो था कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। जो दक्षिण गंगोत्री थी इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। उसके बाद आता है एक मैत्री, जो मैत्री रिसर्च स्टेशन है उसको 1989 में स्थापित किया गया। और फिर तीसरा आता है यहाँ पर कौन सा? भारतीय स्टेशन। तो भारतीय स्टेशन आपका 2012 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना कब प्रारंभ हुई? तो जो बैंकिंग लोकपाल था भारत में 1995 में प्रारंभ हुआ था। 2002 और 2006 में इसमें संशोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, वर्ष 2018 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है आपका सी के शिवा रेड्डी। 2016 का दिया गया था किसको? महाबलेश्वर सेल को। उनकी रचना थी कौन? हाउटन। 2017 का दिया गया था किसको? सीतांशु यश चंद्र। उनकी जो रचना थी वो क्या थी? वखार। और के शिवा रेड्डी की रचना क्या थी? पक्की ओत्ती मिलिते। तेलुगु रचना है पक्की ओत्ती मिलिते। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि आपका राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है कब? 29 जून को। जो पीसी महालनोबिस थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनकी जन्म तिथि है 29 जून में। तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपके पास 21 जून है, वो आपको पता है, योग दिवस। पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 14 में इसकी घोषणा हुई थी। 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास, चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। ये माना एक आयताकार क्या है? एक मेज है, इसके चारों ओर चार मित्र बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाएं ओर बैठा है। जो रमेश है वो सुरेश के कहां बैठा है? दाएं ओर। देखो ये दाएं हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है, महेश लोकेश के बाएं ओर बैठा है। तो जो महेश है लोकेश की क्या है? बाएं ओर बैठा है। अब आपको देखना क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि कौन से मित्र आमने सामने। तो आमने सामने कौन हो जाएंगे? लोकेश रमेश हो जाएगा और सुरेश महेश हो जाएगा। बिल्कुल, तो आंसर आपका सेकंड, रमेश और लोकेश। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROBUST को QNATRS लिखा जाता है तो उसी भाषा में ZXCMP को क्या लिखा जाएगा? देखो कैसे है, यहां पर सीधे सीधे क्या है? अपोजिट है, एक पीछे आ रहा है ना, R से एक पीछे आ गया तो QRNOABTUR का S और ST। ऐसे ही Z से पहले क्या आता है? Z से पहले क्या आ जाएगा आपका? Y। X से पहले क्या आ जाता है? W आ जाएगा। C से पहले क्या आ जाएगा आपका? B आ जाएगा। और साथ साथ में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? M से पहले क्या आ जाएगा? LM। और P से पहले क्या आ जाएगा आपका? O। YWBLO। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट होगा। अगला आते हैं, एक शाम सूर्यास्त के समय रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। कौन कौन है? रमन और अर्जुन। माना ये रमन हो गया और ये हो गया अर्जुन। अब बात कैसे करेंगे? अर्जुन का मुंह हो गया इधर, रमन का कहां हो गया? इधर। अगला ये क्या बोल रहा है कि यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर, माना ये रमन है, उसकी परछाई कहां पड़ रही है? उसकी बाईं ओर। ये हो गया उसकी परछाई बाईं ओर पड़ रही है, तो अर्जुन का मुंह किस दिशा में? अब देखो सूर्यास्त का समय है, जब परछाई इधर है तो सूर्य कहां होगा? उसके अपोजिट में होगा। अब सूर्य अगर यहाँ होगा सूर्यास्त के समय, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी। पश्चिम के अपोजिट कौन सी हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी, ठीक है। अब पूर्व हो जाएगी तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, इनको भी अपोजिट कर दो, ये क्या हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी और ये हो जाएगी दक्षिण। तो जो रमन का मुंह है वो कहाँ है? दक्षिण की ओर है, जबकि अर्जुन का मुंह कहाँ है? इधर। तो इधर कौन सी दिशा है आपकी? उत्तर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, सीरीज दे रखी है 2, 10, 30 और 68 और आगे है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? देखो इसका अगर डिफरेंस करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो ये कैसा हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 1, ऐसे ही 2 का क्यूब प्लस 2, ऐसे ही 3 का क्यूब
प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 1 एकम 1 और 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 10 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 3 तिया 9 तिया 27 3 30 हो गया, 4 चौको 16 चौको 64 और 4 68 हो गया, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 5 30, कितना हो जाएगा 130। फिर से इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, जिन्होंने पहले पेपर अटेम्प्ट किया है उनका ये वहां पर 135 हो गया था गलती से, उसको फिर 130 कर दिया गया है, आप चेक कर लेना या फिर उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, यदि 10 संख्याओं का औसत 15 प्राप्त होता है, साथ साथ में करते हैं इसको, यदि 10 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो पूरी संख्याएं कितनी हो जाएंगी 150 हो जाएंगी। अभी बोल रहा है कि यदि भूलवश 36 के स्थान पर 26 लिया जाता है, देखो हमने क्या लिया 36 के स्थान पर क्या लिया 26, लेना क्या था 36, लिया क्या 26, मतलब कितना कम लिया 10 कम लिया, तो यहाँ पर से 10 कम लिया तो ये 10 कम आएगा ना औसत, इसका मतलब सही औसत के लिए हमें क्या करना है इसमें 10 ऐड करना, तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब 160 हो जाएगा, कुल संख्याएं कितनी है 10, एवरेज निकालना आपको आता है तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है, मोहन 9 दिन पहले बैंक गया था, यदि वह केवल बुधवार को बैंक जाता है तो आज कौन सा दिन है। सबसे पहले तो ये कर दो आज, अब 9 दिन पहले आओ, 9 दिन पहले का मतलब आपको केवल 9 दिन गिनने हैं, ध्यान रखना इस चीज को। यदि मैं आपको बोलता हूं कि 1 दिन बाद आना, तो आप कब आओगे, कल आओगे या परसों आओगे, आप कल आओगे ना, तो 1 दिन बाद मतलब कल, मतलब एक ही दिन गिनना है हमें, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना 9 दिन गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9वां दिन कौन सा था, ये केवल कब जाता है बैंक, बुधवार को, बुधवार को जाता तो ये बृहस्पति हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, और आज क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर था। बस एक चीज को ध्यान रखना, 2 दिन बाद होगा तो 2 ही दिन गिनने हैं, 2 दिन पहले भी होगा तो 2 ही दिन गिनने हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसका भी आंसर चेंज कर दिया था। राघव 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, माना राघव यहाँ पर है, ये गया पश्चिम की ओर कितना 8 किलोमीटर गया, उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, और फिर दाईं ओर मुड़ता है कितना जाता है 12 किलोमीटर, तो वह प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी उसकी क्या होगी। अब हमें क्या निकालना है, ये कैसे निकलेगा, देखो यहां से यहां तक की कितनी हो गई 3, अब यहां से यहां तक का कितना हो गया, टोटल तो ये 12 है, इसमें से 8 हमें ये वाला माइनस करना है, तो कितना बचेगा ये 4, अब 4 4 को कितना हो जाएगा 16, 3 3 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, ऑप्शन 4। 58 का आता है, रीना का कद 5 फुट 2 इंच है, ये है रीना 5 फुट 2 इंच है, अनिता रीना से लंबी है, अनिता क्या हो गया रीना से लंबी हो गई, लेकिन पिंकी से छोटी, अनिता किससे छोटी है पिंकी से छोटी है। ऐसे पिंकी अपनी बहन रानी से छोटी है, पिंकी क्या है अपनी बहन रानी से छोटी है, लेकिन रीना से लंबी, तो रीना से लंबी तो वो खुद ही हो जाएगी, तो सबसे लंबी हमें पूछा हुआ, तो सबसे लंबी कौन हो जाएगी यहाँ पर रानी, कुछ भी नहीं है। 59 का हो गया, विषम विकल्प को पहचानिए, इसमें हो गया आपका पीतल, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है, बाकी सब क्या है धातु है। और 60 का हो गया, 60 की सीरीज में आपका आंसर 8 तारा होगा। तो आज का इतना ही था यहाँ पर पेपर। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से और एक सुझाव मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जो पेपर हैं वो पर डे ना होके अगर एक दिन छोड़ के हों 100 नंबर के, उसमें सारा आपका कितना हो जाएगा। कुछ लोग जो सक्षम अकादमी से जुड़े हैं उनको पता है पेपर का पैटर्न क्या है, जो लोग नए हैं जो अकादमी में नहीं आते हैं उनको मैं बता दूं कि जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें हिंदी के होते हैं, 30-40 उसमें उत्तराखंड के हो जाएंगे, और जीएस के 5-5 क्वेश्चन उसके हर सब्जेक्ट से होते हैं, लास्ट में फिर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि आजकल वीडियो वगैरह बनाने फिर उसको एडिट करने में काफ़ी समय चले जाता है, तो डेली बनाना एक प्रेशर सा हो जाता है मेरे लिए, और उसमें क्या हो जाता है फिर कि कुछ अच्छा मैं क्वेश्चन जरा ढूंढने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक दिन छोड़ के किया जाए तो बहुत अच्छे से आपको अच्छे से क्वेश्चन भी मिलेंगे, और तसल्ली से अगर काम हो तो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं केवल हाँ और ना का जवाब में, या फिर
मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप ऐप पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पेपर में। धन्यवाद।